हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री सोर्स में। हम लोग जो हिस्ट्री के सेगमेंट में चल रहे थे, उसी सेगमेंट में एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ते हुए आ गए थे मगध पर। मगध के उत्कर्ष के बारे में जाना था। कैसे जाना था कि मगध ने एक सबसे प्रतिष्ठित राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। महाजनपद की बात की थी। जनपद का अर्थ होता है जन ने जहां पैर जमा लिया या बस गया, ये शाब्दिक अर्थ होता है जनपद का। उन 16 महाजनपदों की बात की थी, जिसमें सबसे टॉप पे निकल के आया था मगध। और मगध के एस्पेक्ट में हमने राजवंशों की बात की थी, जिसने राजनीतिक स्थिति को और भौगोलिक स्थिति को बदल के रख दिया और आधुनिक राज्य की संज्ञा को निकाल के लाया। इसकी शुरुआत होती है हर्यक वंश से, जिसे हमने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके विजिट करिए। और चैनल पे विजिट करके पूरा एक प्लेलिस्ट है एंशिएंट इंडिया का। अगर कोई भी सेगमेंट आप शुरुआत से नहीं करके आ रहे हैं तो वहां से करके अवश्य आइए। देखिए, हमने हर्यक के बारे में जाना, कैसे हर्यक वंश ने शुरुआत की, मगध के विस्तार की और मगध को सबसे अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाई अन्य महाजनपदों की उपेक्षा। मगध वंश के बाद में जो दूसरा वंश आता है वो है नाग वंश या शिशुनाग वंश, और उसके बाद आ जाता है नंद वंश। ये तीन राजवंश जो मगध में पहले रहे वो थे हर्यक वंश, उसके बाद नाग वंश और लास्ट में नंद वंश। इनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को जान लेंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। जैसे शिशुनाग फाउंडर थे नागवंश के 413 बीसी और 367 बीसी। आप कहेंगे सर ये 544 से लेकर के 444 बीसी तक हर्यक वंश रहा। बिल्कुल, 3 राजाओं का शासन रहा, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयनी। ये 3 महान शासक थे 444 बीसी तक। इसके बीच में ट्रांजिशन पीरियड बचा, उसमें कुछ कमजोर शासक आए हर्यक वंश के, जो बाद में हटा दिए गए शिशुनाग द्वारा और नाग वंश की स्थापना की गई। ज्यादातर लोगों का मानना तो ये भी है, जैसे शिशुनाग वंश के जो फाउंडर थे शिशुनाग, वो वाराणसी के अमात्या या वायसराय थे। अमात्या पोस्ट हुआ करती थी, जैसे कि अगर राजा कमजोर पड़ता है तो उसके जो मंत्री हैं या सेनापति है वो क्या करते हैं, उसको कब्जा लेते हैं। ऐसा आधुनिक काल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे रिसेंटली मिलिट्री कू म्यांमार में हुआ। ये तो आप सुने होंगे मिलिट्री कू, ये म्यांमार में हुआ। म्यांमार की गवर्नमेंट कमजोर पड़ी तो वहां की सेना ने क्या किया, मिलिट्री कू कर दिया। और मिलिट्री कू के तहत वहां की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके सैन्य शासन को ले आए। ये आधुनिक काल तक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब भी राजा कमजोर पड़ेगा, उसके अंदर क्षमता में कमी होगी, इफिशिएंट नहीं होगा, तो उससे नीचे वाले उसको दबा देंगे। यही स्थिति हुई। वहां तो डेमोक्रेसी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। अगर अनार्की होती तो, अगर वहां पे राजतंत्र होता तो उठा के फेंक दिए होते। कब मिलिट्री ही शासन कर रही थी, लेकिन मिलिट्री शासन अब भी कर रही है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रही है। तो मैं ये इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें स्थिति होती क्या है। तो शिशुनाग जो अमात्या थे वाराणसी के, वो जाकर के राजा बन गए और नाग वंश की स्थापना कर दी। इनकी उपलब्धताएं को हम जान लेंगे कि इनकी क्या उपलब्धता रही। पहला, ये राजधानी वैशाली दी गई। अब तक राजधानी कहां थी, राजगृह, पाटलिपुत्र। राजगृह इसकी राजधानी रही। राजगृह मतलब राजाओं का घर या दुर्ग जो था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग था, ठीक, हमने विशेषताओं के बारे में बताया था। राजगृह रही, वहां से ट्रांसफर हो गई और राजधानी कहां आ गई, वैशाली। वैशाली लिच्छवी गणराज्य का भाग जो आपको बताया था। बुद्ध पढ़े थे तब वैशाली का अच्छा जिक्र हुआ था। आम्रपाली वैशाली की थी, जो आम्रपाली बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुई, नगर पद्धति वैशाली की। वैशाली बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य हुआ करता था। उसके बाद अवंती को पराजित कर दिया। अवंती, जब भी आप 16 महाजनपद देखेंगे, ये अगर इक्वेटर इसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर वो मान लें, ठीक है, कर्क रेखा मान लें, तो क्या होगा दोस्तों, अवंती यहां है और सबसे नीचे है अस्मक, ठीक। अवंती यहां है, इसके ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। ये अवंती को कूटनीति के थ्रू बिंदुसार ने मित्रता कर ली थी अवंती के साथ में। जैसे बिंबिसार ने उसके साथ क्या कर ली, मित्रता कर ली। वहां के राजा चंद्रप्रबोध जब बीमार पड़े तो अजीबक को भेज दिया और अजीबक ने उनको सही कर दिया, तो मित्रता स्थापित हो गई। शत्रुता तो नहीं रही, लेकिन मित्रता हो गई। संबंध आगे बढ़ते चले गए, लेकिन इसको कब्जा नहीं पाया कोई, अजातशत्रु उस पर कब्जा नहीं कर पाए।
अजातशत्रु ने एक्सपेंशन किया, अजातशत्रु ने किसी को बख्शा नहीं, इवन कौशल पे हमला कर दिया, उनकी ननिहाल थी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कौशल पे हमला किया, कौशल को हरा दिया, ये नहीं कर पाए। ये श्रेय जाता है शेषनाग को, उसने अवंती को पूरी तरह पराजित करके अपने अधीन कर लिया और अब अवंती जो है भाग हो गया मगध साम्राज्य का। और दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य के अंत तक इसी तरह से चला आया। ठीक है, हिस्ट्री इंटरलिंक है, किसी एक चीज की बात करेंगे तो एक फैक्ट कभी याद नहीं होगा, आगे से पीछे के जोड़ोगे तब एक सोच डेवलप होगी, उसके थ्रू ही आप इसको डील कर पाएंगे। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरलिंक, नॉट ओनली हिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हो सकता है किसी में इंटरलिंकिंग करंट से करनी पड़े या किसी में इंटरलिंकिंग पिछले सेगमेंट से करनी पड़े, ये बहुत जरूरी है, यही डिमांड है आज के एग्जाम की। चलिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट के आपका कुछ नहीं होने वाला। अब इनके पुत्र हुए कालासुर, पुराणों में जैसे का वर्ण कह के पुकारा गया। इनकी उपलब्धता तो आप देख सकते हैं कि उपलब्धता तो कुछ खास नहीं थी, हाँ एक थी, वो ये थी, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए और दूसरी बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में संबद्ध हुई। पहली किसके में हुई थी, रिवीजन कर लो फटाफट, अजातशत्रु की में। दूसरी किनके में हुई, कालासुर के में। तीसरी किसके में हुई, अशोक के में। ठीक है, चौथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, पूरा बौद्ध धर्म का वीडियो देखिए, ज्यादा वहां आप देखेंगे, बौद्ध संगति पे अलग से वीडियो है। का ये कालाशोक के बारे में बात होगी। अब देखिए कालाशोक वगैरह के बाद में जो भी आए, ये यहां से शासन खत्म हो जाता है। अब दोस्तों शासन पहुंचता है नंद वंश पे। अब इंडियन हिस्ट्री का बड़ा दुविधा है, अब पढ़ाना तो पड़ता है, लेकिन बड़ा ही एक दुविधा ये है कि यहाँ क्षमताओं को नहीं, वर्ण को आगे रखा जाता है। अगर कोई क्षमतावान है, कर्ण, अगर मान ली बहुत प्राचीन बात है, कर्ण क्षमतावान है तो सूद पुत्र है, और सूद पुत्र है तो उसको क्या करते हैं हिस्टोरियन, मतलब सोच का बड़ा गंदा दायरा आप देखिए, क्या करते हैं कि उसकी क्षमताओं पर फोकस नहीं देके क्या कह देंगे कि वो भी किसी ब्राह्मण से पैदा है या क्षत्रिय से थे, उसके बाद लोक लज्जा के कारण मां ने उनको बहा दिया, किसी सूद स्त्री को मिल गए, सूद पुत्र हो गए। इसी तरह की कहानियां इनके बारे में या मौर्य के बारे में बहुत सारी हैं। वर्ण पर ज्यादा फोकस है ना, क्षमताओं पे कम। ये बड़ा दुविधा रही भारतीय इतिहास की, लेकिन हमें जानना इसमें से पड़ेगा पेपर के एस्पेक्ट से। ठीक है, अब नंद वंश है, इसके फाउंडर हैं महापद्म नंद जी। महापद्म नंद को अनंत कुल कहा कह करके पुकारा गया बहुत सारे ग्रंथों में। अनंत कुल का मतलब होता है जिसके कुल का कोई पता ना हो कि किस कुल का है, अनंत कुल। ठीक है, वही बात आ गई, वर्ण व्यवस्था पे ज्यादा फोकस है ना, क्षमतावान था तभी तो राज्य स्थापित कर लिया, उसकी क्षमताओं पर फोकस कीजिए ना। चल, विशाल सेना थी इसके पास, इस वजह से उग्रसेन कह करके इंट्रोड्यूस किया जाता था। विशाल सेना की वजह से क्या कहा जाता था, उग्रसेन। ठीक है, और देखिए डेटेड देख लेंगे 345 से 321 BC। ठीक है, देखो ज्यादा डेट पर फोकस यहां से हम याद नहीं कर सकते हैं, मोटा मोटी याद रखेंगे ताकि समकालीन चीजों से प्रश्न बनते हैं। समकालीन कैसे कि बुद्ध किसके समकालीन रहे, तो वहां से प्रश्न बनता है, समकालीनता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो कि डेट बहुत कम पूछ करके समकालीनता पर जोर दिया जाता है। इस वजह से मोटा मोटी आप याद रखेंगे चीजों को, जब कोशिश पूरी है इंटरलिंक कर सके, उसके बाद आपके हाथ में है सब। सर्व छत्रांत कह करके इंट्रोड्यूस किया जाता है, सर्व छत्रांत मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है, उसके बाद कौशल जो है इसको शामिल कर लिए, कौशल को ये शामिल कर लिए और काफी अच्छा एक्सपेंशन कर दिया मगध साम्राज्य का एक्सपेंशन। जो देखें अगर प्रतीकात्मक मैप से हम देख लेते हैं, देखो जब भी पेपर में ऐसा होता है समय कम हो तो प्रतीकात्मक मैप पे काम चल जाता है। ठीक है, ये कभी भी किसी मेंस का पेपर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रतीकात्मक मैप को यूपीएससी ऐसी कंसीडर करती है जैसे ओरिजिनल मैप, इसको प्रतीकात्मक मैप बोलते हैं। प्रतीकात्मक मैप पे देखेंगे तो ये यहाँ तक का भाग पूरा नंदवंश, मोटा मोटी एक अंदाजा मान लीजिए, ये पूरा नंदवंश ले लिया, कौशल यहाँ कौशल तक को शामिल कर लिया। ठीक है, तो कौशल को शामिल कर लिया तो नंदवंश का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। अब आ जाते हैं बहुत ही फेमस कैरेक्टर धनानंद। धनानंद को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हुई केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके समय जो घटना हुई वो उसने इतिहास को बदल दिया, भारतीय इतिहास में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया, भारतीयों की जीवन शैली पे बहुत सारा प्रभाव डाला और भारत में नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। बोला ऐसा कैसे हो गया,
सिकंदर का आक्रमण हुआ। भारत में पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ और मेगा स्केल्स में हुआ। और जब मेगा स्केल्स में हुआ तो सिकंदर हालांकि इंडिया में वापस चला गया। कहा जाता है कि सिकंदर डर गया था धनानंद की विशाल सेना और हाथी सेना के बारे में सुन के। सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम, जो स्टूडेंट कहता है वो हम पढ़े, ठीक है। अब मिस्टर धनानंद को एग्रमीज और जेंडरमीज कहकर के इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहां? यूरोपियंस या ग्रीक टर्मिनोलॉजी में। कैसे? जैसे झेलम नदी पे पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। अब झेलम नदी को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पिस। कहां पे? यूनानी में हाइडेस्पिस कहा जाता है। हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है उसे, ठीक है। इस तरह से इन्हें एग्रमीज कहा गया। उसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, हम हिंदी में उसको सिकंदर बोलते हैं। उसके गुरु अरिस्टोटल थे, हम उसको अरिस्टो बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जानते हैं सिकंदर का आक्रमण। अब सिकंदर के आक्रमण से इंडिया में चेंज क्या हो गया? इंडिया में बहुत सारे चेंज हुए सिकंदर के आक्रमण से। पहला कि इंडिया की आर्टिकल्चर में मूर्ति कला का एक नया ढंग जुड़ गया। जब आर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मूर्ति कला का एक नया ढंग जुड़ गया। वो कैसा कि अब भारत में जो मूर्ति कला में मूर्तियां बनी, वो मूर्तियां कैसी थी? एकदम शार्प शेप की, जिसमें प्रॉपर जैसे अगर बुद्ध को कंपेयर करके आप देखें तो बुद्ध की मूर्तियां दो तरह की मिलेगी। एक भारतीय कला की मूर्ति, दूसरी गांधार कला की। गांधार कला का विकास ही जब हो पाया जब वहां की यूनान की कला और इंडिया कला का मिक्सचर हो गया। एक तरफ बुद्ध कैसे हैं, जो भारतीय वेशभूषा में हैं और जैसे भारतीय लोग होते हैं उस तरह के एक साधु संत के टाइप में। एक तरफ बुद्ध को कैसे दिखाया गया? एकदम 16 का डोला, 42 की छाती और घुंघराले बाल। जो इस तरह की शार्पनेस है मूर्तियों में, एकदम जो तटस्थता आ जाती है मूर्ति कला की, वो यहीं से आई, ठीक है। जब हम आर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, और देखिए नंदोपक्रम मापनी। नंदोपक्रम मापनी ये एक मेजरमेंट का टूल था जिसकी खोज करी थी धनानंद ने, ठीक है। मेजरमेंट का टूल था, मापन का इकाई। इसकी खोज हुई थी इन्हीं में। अब एक कौटिल्य को लेकर के बड़ा मसला चला। कौटिल्य और ये मित्र रहे होंगे कभी गुरुकुल में। कौटिल्य इनके पास आए। कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो, कुछ भी कहो, एक ही नाम है। तो कौटिल्य ने बेइज्जती कर दी। मसला कुछ भी रहा होगा, बेइज्जती कर दिए। बाद में फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनको हटवाया और इनसे अपना बदला लिया, ठीक है। ये है कौटिल्य के बारे में। तो इनका कौटिल्य के साथ विवाद बहुत फेमस हुआ, सिकंदर के साथ में सब फेमस हुए। तो हमारा काम था केवल क्रम में चीजों को जोड़ देना। जैसे हमने हर्यक वंश को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में ये सारे वंश हटा दिए और मौर्य को शुरू कर दिया है। हालांकि इसको आप भी रीड आउट कर सकते थे, पर एक क्रम में चीजों को बता देना बहुत जरूरी था। इस वजह से अब हम जो कंप्लीट कर चुके हैं मगध के साम्राज्य के बारे में। अब जो है आगे जो चलने वाला है दृश्य, मगध अब टोटली कंप्लीट हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। अब मगध का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इंडिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां तक में मगध पड़ा है, मगध 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर हो गया है, मगध हुआ है, अभी इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं आया। इंडिया का कॉन्सेप्ट अब बन जाएगा मौर्य काल में, जहां मौर्य की शुरुआत हमने करी है। मौर्य में इंडिया उभर करके आएगा, यहां तक मगध है दोस्तों, इंडिया नहीं है। फिर मौर्य में एक दृष्टिकोण आपको मिलेगा कैसे इंडिया बना, इंडिया का वास्तविक भौगोलिक स्वरूप क्या निकल के आया, कैसे एक राजनीतिक संगठन निकल करके आया, सामाजिक संगठन कैसे चेंज हुए और कैसे एक छोटे से महाजनपद से बढ़ते हुए विस्तार करते हुए एक पूरा देश का स्वरूप ले लिया, अखंड भारत की संकल्पना कैसे निकल के आती है। चलिए ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे अगले बहुत सारे आने वाले वीडियोस में। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।